नमस्कार दोस्तों, 28 जुलाई वो तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। 28 जुलाई वो तारीख है जिस दिन तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की दलीलें सुनकर उसे बिहार में एसआईआर जारी रखने की खुली छूट देगा या फिर याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनकर कोई बड़ा फैसला देगा। 28 जुलाई वो अहम तारीख है जिस दिन तय हो जाएगा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसके सबूत कैमरे पर दर्ज हैं, वो वैसे ही चालू रहेगा या फिर उस पर कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव तक विराम लगेगा। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एडीआर, पीयूसीएल, सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत करीब करीब 10 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर उनके वकीलों की तरफ से दलीलें दी जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से उन दलीलों को खारिज करने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, ये सबसे अहम है। इसमें चुनाव आयोग की तरफ से सैकड़ों पन्नों का हलफनामा, करीब करीब 850 पन्नों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। उस हलफनामे में चुनाव आयोग ने न सिर्फ आधार और वोटर कार्ड को स्वीकार करने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने से इनकार किया है, बल्कि ऐसे ऐसे आंकड़े दिए हैं जिन पर सवाल ही सवाल है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में उन्हीं दस्तावेजों की लिस्ट को जस्टिफाई किया है जिसके आधार पर लाखों वोटर के नाम कटने की आशंका है। चुनाव आयोग के मुताबिक 52,30,000 वोटर के नाम फिलहाल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से डिलीट होंगे। इनमें 18 लाख वोटर्स का निधन हो चुका है, 26 लाख वोटर्स स्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, करीब 7 लाख वोटर्स 2 जगह की वोटर लिस्ट में हैं। लेकिन ये तो वो आंकड़ा है जो कल चुनाव आयोग ने जारी किया। असली खेल 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होगा, जब क्लेम्स और ऑब्जेक्शन वाले पीरियड में बहुत से वोटर के नाम काटे जा सकते हैं, ऐसी आशंका है। खासतौर से ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को जोड़ने का फैसला नहीं देता है या चुनाव आयोग उन 11 दस्तावेजों के आधार पर ही वोटर मानने की जिद पर अड़ा रहता है। इस बीच कल भी और आज भी बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक में विपक्षी दलों की तरफ से लगातार एसआईआर को लेकर विरोध जताया गया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से संसद परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी की। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सारे विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एसआईआर की वजह से लाखों लोगों के वोट कटने की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तेजस्वी यादव और बाकी दलों के नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी दलों के, लेकिन इन सब की आवाजों का असर तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई बड़ा फैसला देगा या चुनाव आयोग को यह निर्देश देगा कि इस चुनाव को आप पुरानी मतदाता सूची के आधार पर होने दीजिए
और बाद में वक्त लेकर आप एसआईआर करते रहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा क्या, यही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा क्या, यही सवाल है। जवाब 28 जुलाई को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि 28 जुलाई बहुत अहम तारीख है। एसआईआर की शुरुआत अभी बिहार से भले ही हुई हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में बंगाल, असम और कुछ और राज्यों में एसआईआर होना है और उसके बाद पूरे देश में होना है। विरोधी दलों को आशंका है कि जिस तरह से एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, उसके पीछे चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है और इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी और सरकार का हित है। यही वजह है कि विरोधी दल एसआईआर पर देश की संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं और उधर तेजस्वी यादव प्रदेश की विधानसभा चुनाव में आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव आयोग तो पहले ही विरोधी दलों की आवाजों का अनसुना कर चुका है। सरकार तो वैसे भी इनकी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि हो तो सब सरकार के मन मुताबिक ही रहा है। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए वो 1% निकल के आता है 7,90,000। 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए, उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया है वोट देने का, और जब नागरिक ही नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, सब गरीबों का बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये केवल वोटर लिस्ट बनाने की बात नहीं है, अधिकार की बात नहीं है, बल्कि ये लोग अस्तित्व को ही खत्म करना चाह रहे हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है उसमें तमाम तरह के झूठे दावे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए दस्तावेजों को जस्टिफाई करने के लिए कई ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जिन पर तरह तरह के सवाल हैं। कल मैंने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं में से एक योगेंद्र यादव से विस्तार से बात की थी। उनसे मैंने जो सवाल पूछे, उन्होंने चुनाव आयोग के हलफनामे के खास हिस्सों को पढ़कर, ऑपरेटिव पार्ट्स को पढ़कर जो उसकी व्याख्या की थी उसे समझिए और उसके बाद 28 तारीख का इंतजार कीजिए। फिलहाल जरा सुनिए योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के हलफनामे को किस तरह से आंकड़ों के संदर्भ में देखा और यह कहा कि इसमें बहुत तरह के फर्जी आंकड़े दिए गए। सुनिए योगेंद्र यादव को। कि आने वाली तारीख में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पर तो हम बहुत बात कर चुके, फर्जीवाड़े पर। चुनाव आयोग के हलफनामे पर जो ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें 80 पन्ने के आसपास, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है आप लोगों की जो भी मांग है, वो मांग अगर नहीं मानी जाती है तो फिर क्या होगा? हम दो सवाल इसमें दोनों हैं। वो थोड़ा आगे की बात है अजीत भाई। मैं अभी चाहता हूं कि एक क्षण हम इस पे रुकें, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स वाली बात कही, क्योंकि चुनाव आयोग पहली बार इसका जवाब देता है। और मैं राहुल शास्त्री भाई जो कि यहाँ नहीं है हमारी बातचीत में, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी बात को चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ा। आपको याद होगा मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता था कि भाई ये तो 8वीं क्लास का गणित नहीं करके आते। ये कह रहे हैं कि 4.96 करोड़ लोग
2003 में थे, तो इसका मानना है कि वही 4.96 करोड़ लोग आज भी हैं। कैसी मूर्खता की बात है। तो अब चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में मान लिया है कि हाँ, ये मूर्खता की बात थी। हालांकि वो कहते हैं एज्यूमिंग बट नॉट कंसीडिंग, जो लीगल भाषा होती है उसमें वो कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों ने अनुमान किया है कि 1.1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई है और केवल 3.16 करोड़ लोग ही बचे होंगे। ये सब चुनाव आयोग अपने हलफनामे में मान चुका है। तो मैं तो राहुल शास्त्री जी को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि वो मानना पड़ा चुनाव आयोग को। फिर चुनाव आयोग अब इस कुश्ती में है कि नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट तो सबके पास है जो हम बता रहे हैं। अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ तो छोटी छोटी बातें हैं। मतलब ये पहली बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग ने इन तमाम अथॉरिटीज को चिट्ठी लिख के उनसे पूछा है कि भाई कितने मैट्रिक सर्टिफिकेट हैं, कितने कास्ट सर्टिफिकेट हैं इत्यादि। जिससे पहली चीज तो ये साबित होती है कि 24 जून का आदेश देते वक्त चुनाव आयोग के पास कोई आंकड़ा नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग ने चिट्ठियां ही बाद में लिखी। ये सब आपने जब शोर किया, हम लोगों ने शोर किया, उसके बाद चिट्ठियां लिखी हैं। मतलब उस दिन तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। यही हमारे मन में शक था कि बगैर आंकड़े के लिया गया फैसला है। दूसरा, आप जब आंकड़े देना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे खेल है, जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं। कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो है वो तो बिहार में कुल मिला के बताते हैं कितना, 2 करोड़ 86 लाख लोगों को मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इनका डेट देखिए कहां से, 1980 से गिन रहे हैं। अरे भाई, 1980 वाले को आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिसने 1980 में मैट्रिक की होगी, लगभग वो मेरी जनरेशन के लोग आ गए। मैंने 1980 में मैट्रिक की, वो तो 85 के रोल में आ चुके होंगे ऑलरेडी। एग्जैक्ट, वो 2003 के रोल पे ऑलरेडी है। उनको दिक्कत क्या है? उनका क्यों हिसाब दे रहे हो भाई? और वो दे रहे हैं सन 2025 का। भैया, जिसने 2025-24 में मैट्रिक की है वो अभी वोटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरह के झूठे आंकड़े। सही पॉइंट पकड़ा। 2025 ही नहीं, हो सकता है 2022-23 में भी। हाँ, 22-23 में किया होगा, वही तो होगा। 25 वाला 16 साल में करता है। तो मतलब सही पॉइंट आपने बोला कि अगर हम 80 क्या सर, हम अगर देखते हैं 95-97 तक भी जिसने मैट्रिक किया, यहाँ तक कि 98-99 तक भी जिसने मैट्रिक किया, और बिहार में तो लेट भी मैट्रिक करते हैं, 2000 में भी अगर मैट्रिक किया तो 18 पार कर चुका होगा और 2003 की लिस्ट में वो ऑलरेडी आ चुका होगा। एग्जैक्टली। तो अगर आप अध्यापक होते कक्षा 10 के और कोई बालक आपको ये हिसाब करके देता कि सर 1980 से 2005 का हो, तो अगर आप अच्छे अध्यापक हो तो कहते बेटा जरा ध्यान से किया करो। पुराने जमाने के अध्यापक होते तो बेंच पे खड़ा कर देते कि बेटा इतना भी नहीं जानते, ये 2019 से 80 से लेके 2000 तक का आंकड़ा मुझे काहे को सुना रहे हो? इसका क्या मतलब है इस आंकड़े का? जिस व्यक्ति ने 2000 में भी मैट्रिक की थी, वो व्यक्ति 2003 तक 19 साल का हो गया होगा, वोटर हो गया होगा, उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। उसका आंकड़ा मुझे क्यों सुना रहे? तो खैर, इसके बारे में हमने काफी रिसर्च कर ली है और चुनाव आयोग के कहने से हमारे आंकड़े की फिर पुष्टि होती है कि बिहार में जो लगभग 20 से 40 साल, इनका अजीब ये मैं कई बार लग सकता है कि इनमें थोड़ा इनकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास ही सर, मैंने 82 में मैट्रिक किया और मेरी 59 इयर्स है। तो आप इसी समझिए, जो 80, 82, 85, 86 में किया होगा, सब 45, 50, 55, 60 के अप्रोचिंग होगा। मतलब उसके सेकेंड जनरेशन वाले भी वोटर बन चुके होंगे 8 साल पहले। तो चलिए, ये इनका झूठ वो हुआ। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, थोड़ा तो शर्म करो यार। मतलब कैसी बातें आप कर रहे हो? फिर उसके बाद इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा दिया जो ठीक होगा। 9 लाख सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के थे, 4 लाख पेंशनर थे, 13 लाख के करीब रहे होंगे। ये आंकड़ा 2013-14 लाख दोनों मिलकर हुआ। 13 लाख 14 लाख हुए, जो बिहार के अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब वो तो 1.25%, 1.5% हुआ। फिर ये कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए 2001 से 2024 तक। मेरा प्रश्न ये, जो बाद में ब्रैकेट में कहते हैं कि हुजूर, जिसको आपने 2024 में बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया, वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है। 18 महीने का बच्चा आपसे वोट लेने के लिए आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हो आप ऐसी बातें करके? नीचे वो खुद ही लिख रहे हैं कि 2007 के से पहले वाले नॉट एलिजिबल हैं एटसेट्रा। तो आप ये आंकड़ा क्यों दे रहे हो भाई मेरे को? तब तो सही पॉइंट आपका है सर। फिर तो इनको आंकड़ा ये देना चाहिए था ना कि 2003 से मतलब 2000 से लेकर 2007 के बीच देते, तो फिर भी मानते चलो 2000 से 2007 दे रहे हो, तो मान लो 2002 में है, 3 में है, जो अभी मान लो
18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल का होगा जी। एलिजिबल वोटर। उसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो पहला मतलब इतने देखिए हास्यास्पद हाँ। चीजें हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है। मतलब आप सुप्रीम मतलब कोर्ट के जजेस को आप क्या समझते हो? क्या उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं होगी? वो आपसे सवाल पूछेंगे। खैर, तो ये सब ये इनका। और दूसरा याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड, खेल सारे में ये है, इशूड को मान लिया कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपने कागज में इशू किया है, जिसका मतलब है कि आपके पास घर में होगा, है ना? इशू होना और रिसीव करना और उसको अपने पास रखना दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। इतने लोगों की हमने बात की जिन्होंने कहा मैट्रिक की तो थी मैंने, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है आज। कौन रखता है इन सब चीजों? बहुत सर वो बहुत ज्यादा गैप रहता है। दूसरी बात क्या सर कि उसमें गरीब लोग, झोपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, बाढ़ में क्या हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात कि इसमें एक और एम्बिग्विटी हो सकती है, भाई आपने बर्थ सर्टिफिकेट अगर दिया 2001 से 24 के बीच, इसमें कितना कुछ डेथ भी हुआ होगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल में डेथ भी हुई होगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब उसका कोई इस सब का आंकड़ा तरीका इसका ये होता है। ये एक्चुअली ये ना गिवर्स एंड पे वो कह रहे हैं कि मैंने टंकी में इतना पानी डाला, इसका मतलब आपने पी लिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप बोतल में बताइए, जग में बताइए, गिलास में बताइए कितना पानी यहाँ आया। आपने टंकी में डाल के रखा था, उससे मुझे नहीं पता लगता कि मैंने पानी पी लिया है। तो खैर ये चल रहा है। फिर ये मैट्रिक के आंकड़े देते हैं। मैट्रिक के आंकड़े के अंदर भी जैसा हमने वही सब देखा, मैट्रिक के आंकड़े को तो हम देख ही चुके हैं कि क्या दिक्कत है। अब असली फ्रॉड देखिए क्या है। फ्रॉड असली इसमें दो आंकड़े हैं। बिहार के निवास आवास प्रमाण पत्र जो है, आवास प्रमाण पत्र जिसके लिए आजकल बिहार में मार लगी हुई है, आप जानते हैं। बिहार के जिले जिले में लाख लाख एप्लीकेशन आए हुए हैं। डीएम ने हाथ जोड़ दिए हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, इतने एप्लीकेशन को हम अटेंड नहीं कर और सकते। उसमें एक इंटरेस्टिंग है कि 9 लाख आज से कुछ महीने पहले तक आवास प्रमाण पत्र बनने का एक आधार कार्ड को उसका माना जा रहा आधार, ये भी इंटरेस्टिंग है। और अब उसको बदल दिया इन्होंने, है। तो खैर ये सब है। अब आप सुनिए इनकी बात, आप विश्वास कीजिएगा और हंसिएगा। इनके हिसाब से बिहार में 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। बिहार की आबादी है इस वक्त कोई 10-11 करोड़ के बीच में, कोई 11-12 करोड़ के करीब बिहार की आबादी है। और ये 14 करोड़ आवास पत्र इशू कर चुके हैं। भैया किसको इशू कर रहे थे, किस देश में जाके इशू कर रहे थे? क्या आप उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, नेपाल में कर रहे थे, कहां जाके इशू कर रहे थे? और ये जो 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र इशू हो चुके हैं, वो कहां गए? अंतरिक्ष में गए? अगर वो होते 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र भैया, तो ये लोग बेचारे गरीब लाइनें लगा के ना बैठे होते। वो औरत, कल हमारी जनसुनवाई में एक औरत ने कहा कि मेरे पास जो राशन का चावल था वो मैंने बेचा, उससे मैंने 150 रुपया लिया, उससे मैंने जाके एक प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, है ना। राशन का चावल बेच के वो औरत प्रमाण पत्र ले रही है। जाहिर है अगर आपके 14 करोड़ प्रमाण पत्र घूम रहे होते, 14 करोड़ का मतलब है बिहार का हर दो महीने का बच्चा भी अपने जेब के अंदर आधार प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है। बिहार में जितने आधार हैं उससे ज्यादा ये प्रमाण पत्र हैं, आवास प्रमाण पत्र। मतलब आप इसमें किस तरह की बातें हैं? जब आज मैं फ्लाइट से आ रहा था तो ये पन्ने पलट रहा था, ये देखिए मैंने भी वही आधार, वही वाला आवास वाला मार्क किया यहाँ पे, और मैं 4-5 बार पढ़ा इसको ऐसे करके, इकाई दहाई जोड़ा कि 1 करोड़ 38 लाख है कि 13 करोड़ है, भूल गया था मैं भी शुरू में सवाल पूछा, और ये मार्क किया हुआ है कि 13 करोड़, 13 नहीं एक्चुअली 14 करोड़। अब इसमें इतना ही नहीं है सर, ये भी है कि एक घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं। जैसे बहुत बस्ती में तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 डिपेंडेंट है, तो जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा क्या उसके 6 साल के बच्चे के पास भी होगा और 22 साल के बहू के पास भी होगा, और सबके पास वो जिसका कैसे होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के, बच्चा बुजुर्ग सबके नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, सबके पास होगा, तो भी पूरी आबादी 100% कवर हो गई जैसी स्थिति, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब वही विचित्र आप देखिए, तो मतलब किस, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की बातें कह रहे हैं, ये बात है ना। और मतलब आप एक कॉमन सेंसिकली एक्सपीरियंस भी कीजिए। इनके हिसाब से बिहार में जितने आधार हैं उससे ज्यादा बिहार में आवास प्रमाण पत्र हैं। आपके जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि जस्ट बाहर निकलिए गली में, और गली में जो 3 लोग मिले उनसे पूछ लीजिए, भाई साहब आवास प्रमाण पत्र आपके पास है, आपके पास आधार है? 3 में से 10 में से 9 लोग बोल देंगे आधार मेरे पास है।
और 10 में से 2 लोग नहीं बोलेंगे मेरे पास आवास प्रमाण पत्र है। कौन सी बातें करते हैं, किसकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इनके खेल आगे, जाति सर्टिफिकेट 8 करोड़ 72 लाख जाति सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं। अब आप देखिए, जाति सर्टिफिकेट अमूमन जो एडल्ट होता है उसको इशू किया जाता है, क्योंकि जो एडल्ट नहीं है उसको जाति सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। कभी स्कूल में बच्चों को कभी कभार जरूरत होती है, और ये आमतौर पे जिन लोगों के पास शिक्षा होती है, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है, वो व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र लेता है। और जैसा पिछली बार मैंने आपको बताया था, इसके बारे में एक शोध हुई थी, काफी साल पहले शोध हुई थी, जिसने बताया था कि दलितों में कोई 20-25 दलितों में 1/4 के पास प्रमाण पत्र है। बिहार में आदिवासी जिनकी आबादी बहुत ही कम है, उनके में 1/3 के पास था जाति प्रमाण पत्र, उनके पास थोड़ा ज्यादा था। और ओबीसी में कोई 18% के पास था। हो सकता है पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हो गई और चीजें, लेकिन इंप्रूव ऐसी हो गई हो कि बिहार के 8 करोड़ संभव मतदाता हैं और 8.5 करोड़ बिहार के अंदर जाति प्रमाण पत्र घूम रहे हैं। माने ये फिर आप किसको ये बातें कह रहे हैं? और अगर ये था तो ये पागल लोग कौन है जो कि जाति प्रमाण पत्र की लाइनें लगा के खड़े हुए हैं इस समय? बीएलओ हर घर में जाके बोल रहा है, हर घर में बीएलओ सिंपल संदेशा दे रहा है, भैया या तो आवास बनवा लो या जाति बनवा लो, है ना? एक बात बताइए अगर सर, थे तो क्यों कह रहा है बीएलओ डेविल्स एडवोकेट, एक चीज बताइए, जो जाति प्रमाण पत्र वाला जो इनका कॉलम है जो पन्ने चुकी हुई है, मैंने भी प्रिंट किया। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 करोड़ 72 लाख 1,157, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है 2011 से 2025 के बीच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार डेटेड 21/7/2025 की ये सूचना है सामने। तो क्या ये सरकारी डॉक्यूमेंट में भी ये कुछ गड़बड़ी कर देंगे नंबर्स का? ये नहीं, मेरे ख्याल में फोर्जरी नहीं होगी, ऐसा मेरा अभी भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फोर्ज डॉक्यूमेंट ये नहीं देंगे। मगर क्या होता है, कैटेगरीज का खेल हो जाता है। वो कहीं दिखा देंगे कि सरकारी रजिस्टर में इतने लाख लोगों को हमने एससी डिक्लेयर किया और उनको सीधे मान लेंगे कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो गया। कुछ ऐसा खेल होगा। अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या खेल है, लेकिन कॉमन सेंसिकली इसमें कोई तुक नजर नहीं आती। मतलब जो चीज जैसे आधार जो आपके पास हर व्यक्ति की जेब में दिखाई देता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट उतना ही प्रेवलेंट बिहार में है तो भाई पता लगता ना। अजीत अंजुम घूम रहे हैं बिहार की सड़कों पे, गांव में घूम रहे हैं, लोग उनको कागज कास्ट सर्टिफिकेट फड़फड़ाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ साहब चिंता ना करो, कास्ट सर्टिफिकेट है हमारे पास। अगर होता तो ऐसी स्थिति क्यों होती? आपने जिस परिवार का जिक्र किया, जो पासवान परिवार है, वो तो आराम से कह देता ना, पासवान तो दलित हैं, वो तो आराम से एससी सर्टिफिकेट आपको दिखा सकते थे। क्यों नहीं? नहीं है, ये सच्चाई है। और इसके अलावा अब ये कह रहे हैं एक नई चीज, वो ये फैमिली रजिस्टर। आपने किसी व्यक्ति, इसे वंशावली बोलते हैं बिहार के अंदर शायद, आपने किसी व्यक्ति को पिछले 2 हफ्ते में सुना ये कहते हुए कि मेरा काम फैमिली रजिस्टर से चल जाएगा? नहीं, मैंने एक व्यक्ति को नहीं सुना। और ये पता लगता है कि बिहार के अंदर साहब ये कोई 2 करोड़ लोगों के पास है। नहीं, इन्होंने कहा 40 लाख फैमिलीज के पास ये है, और मल्टीप्लाइड बाय 4 करके 2 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 5 करके 2 करोड़। 5 करिए। अब 2 करोड़ लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट हो और अजीत अंजुम बिहार में घूमे और उनको मतलब हवा भी ना लगे कि 15 दिन के अंदर आप पता नहीं कौन से बिहार में घूम के आ गए कि आपको 2 करोड़ में से एक व्यक्ति दिखाई न दिया। माने ये फर्जीवाड़ा है। खैर इसके बारे में और समय लगेगा इसको देखने में, फर्जीवाड़े को। मैं आपको एक और चीज पे ले जाना चाहता था जो आपका सीधा सीधा काम से ताल्लुक करता है, जहां इलेक्शन कमीशन ने दोबारा दोहराया है कि साहब ये जो हमारी डेडलाइंस हैं, इन डेडलाइंस को हम मीट कर रहे हैं ना। उन्होंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि क्या क्या डेडलाइंस थी। अब जो लगभग मीट कर चुके हैं, अब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं। ये मैं पेज नंबर 23 पे देख रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन है ना जी। अब देखिए क्या क्या चमत्कार बिहार में हो चुके हैं। ये उनकी चुनाव आयोग की अपनी सूची है, ये आपने अपने मन से नहीं बनाई है। वो कह रहे हैं कि ये सब काम थे और ये सब काम सुचारू रूप से संपन्न हो गए हैं। पहला है प्रिंटिंग एंड हैंडिंग आउट ऑफ प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म टू इलेक्टर्स एंड बीएलओ। तो प्रिंटिंग हो गई। अब मैं पहले प्रिंटिंग शब्द पे ही मैं रुकता हूं। अगर प्रिंटिंग हो चुकी होती तो पटना के अंदर वो खाली ब्लैंक फॉर्म क्यों दिए जा रहे थे?
क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हुई थी। सीधी बात है, आपके पास फॉर्म देने लायक थे ही नहीं। हमने एक्सपीरियंस किया और आपके और कल उसमें तक नहीं थे, और कल तक नहीं थे। एक वोटर एक बीएलओ कहीं नहीं दे रहा था। कल मतलब 20 तारीख थी शायद ना, कल 21 थी, जी। 20 कल 21 थी जी, 21 थी, 21 तारीख। तो अगर आप देखेंगे कि इफेक्टिव, ये तो 25 से इफेक्टिव मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 1 तारीख से भी इफेक्टिव होता है। तो 21 दिन तक आपने नहीं किया किसी को, लेकिन इसमें जो दावा, हाँ चलिए आप बताइए। पहली बात कि 2 फॉर्म तो पूरे बिहार में कहीं प्रिंट नहीं हुए, और पटना और कुछ शहरों में तो एक फॉर्म भी प्रिंट नहीं हो सका, क्योंकि देने को था ही नहीं। इसीलिए वो बिल्कुल खाली फॉर्म जो नगर पालिका के कर्मचारियों से करवाए जा रहे थे, जिसपे आपने स्टोरी की। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स टू इलेक्टर्स। तो इनके हिसाब से हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, distribution of forms to all existing electors in duplicate through house to house visit। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि हर वोटर को डुप्लीकेट के अंदर फॉर्म उसके घर जाके दिया गया। सच्चाई क्या देखी हमने अजीत भाई? पहली बात, बीएलओ वोटर के घर नहीं आया, अधिकांश केसेस में वोटर बीएलओ के घर गया है। दूसरी बात कि डुप्लीकेट में फॉर्म किसी को नहीं मिला। बिहार का एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला है जिसने कहा कि डुप्लीकेट में फॉर्म उसको मिला। और तीसरी बात कि वो कह रहे हैं कि ये वोटर को दिया जा चुका था। कल तक की मैं आपको बात बताता हूं, कल हमारी जन सुनवाई के अंदर कितने ही लोगों ने कहा हमारे मोहल्ले में अभी तक कोई व्यक्ति आया ही नहीं। अभी भी बिहार में शायद ये फिगर 60-65% के करीब होगा, इससे फालतू नहीं है। अभी भी लगभग 1/3 वोटर ने फॉर्म की शक्ल तक नहीं देखी। ये बट उनके बिहाफ में, लेकिन उनके बिहाफ में अपलोड किया गया ना सर। अगर जी जी जी, वो अलग खेल है, उस पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसलिए नंबर बढ़ा देंगे। हाँ जी जी, फिर ये कह रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ बीएलओज विद रेस्पेक्ट टू द एक्सरसाइज। सारे बीएलओ को इन्होंने ट्रेन भी कर दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग के अपने ही हलफनामे में अभी तक बीएलओ की संख्या केवल 77,000 बताई जा रही है, जिसका मतलब है चुनाव आयोग ऑफिशियली कबूल कर रहा है कि आज भी 20,000 बीएलओ के पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो जो रिक्त पद है वहां भी ट्रेनिंग हो रही है। बीच में कहीं से खबर आई थी कि 13,000 और बढ़े, लेकिन चलिए मान लीजिए बढ़े ना बढ़े, इसमें एक और पॉइंट है सर। जो चीज बता रहे हैं कि ये सब इलेक्शन कमीशन ने किया, ये इलेक्शन कमीशन ने कर दिया 25/6 से लेकर और 26/7 तक ये। लेकिन जो हम लोग आज बात कर रहे हैं और कल भी बात कर रहे हैं, उस दायरे में अगर देखें तो जितनी चीज आपने बताई हमें होती भी नहीं। मैं एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि बहुत बीएलओ गए होंगे बहुत जगह, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने सर कहा कि हर वोटर के पास 3 बार बीएलओ जाएगा, तो 3 बार बीएलओ जाने वाला मुझे कोई वोटर नहीं मिला जिसका 3 बार गया होगा। देखिए, बीएलओ बेचारा तो विलेन बन गया है इस पीस में। बेचारा वो क्या करे बीएलओ, मतलब वो कोई खुदा नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। उस बेचारे के सर पे पड़ गया है कि इन तुम्हें 1200-1400 लोगों का परसों तक काम कर देना है, नर्सों तक काम जो 3-4 महीने में होना चाहिए था। जी जी, एग्जैक्टली। अभी आप पढ़ते जाइए उसी कॉलम को जो कि हो चुका है। फिर कहते हैं फिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स along with requisite documents so that it can be uploaded online or it can be uploaded online। तो साहब फिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी पूरा हो गया है, जैसा हमने देखा बहुत केसेस में। फिर हो सकता है 1/4 1/3 केसेस में लोगों ने देखा भी नहीं है वो फॉर्म जो कि उनके जरिए फिल कर दिया गया है ना। आपने इसको अब तो आपने जिस हिम्मत से और शिद्दत से इस चीज को दिखाया, अब तो ये इंटरनेशनल स्कैंडल बन चुका है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ये कहते हैं यही नहीं, आप अभी मतलब धीरज रखिए, अपलोडिंग ऑफ कलेक्टेड फॉर्म्स भी हो गया है। मैं एक पॉइंट सिर्फ कहूंगा, कुछ हुआ नहीं कहना ठीक नहीं होगा। हुआ, अब कितना परसेंट हुआ वो बात हो सकती है कि 60% ने खुद भरा, 30% ने बीएलओ फर्जी किया, लेकिन मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे विचार से हो सकता है 1/4 से 1/3 लोगों के करीब ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म देखा ही नहीं, जिनके नाम पे फॉर्म भर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है ना। तो ये फर्जीवाड़ा है। यही नहीं, इसके बाद कहते हैं बीएलओ टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन ईच फॉर्म रिसीव्ड। उस बीएलओ बेचारे ने रिकमेंडेशन भी दिया होगा, ये भी हो चुका है।
BLO supervisor to check the BLO's output in quantitative as well as qualitative terms, and AERO to verify all forms not recommended by BLO. ये सारा चमत्कार बिहार में हो चुका है। अब ये किस देश की बात कर रहे हैं, वो बिहार है, बेल्जियम है, मुझे पता नहीं, पर कम से कम वो प्रदेश तो नहीं है जहां कल तक आप घूम रहे थे और जिसमें आज भी बैठा हुआ। तो इतनी बड़ा झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल सकना, पर इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, दाद देता हूं मैं। मतलब कई लोगों की इतना बड़ा झूठ बोलते हुए, मतलब एक किसी भी साधारण इंसान को थोड़ा तो शर्म वरम आती है, वो जूते की तरफ देखता है, दाएं बाएं। और मुझे हैरानी हो रही है योगेश जी कि 15 दिन से हम जैसे लोग वीडियो एविडेंस बता रहे हैं। एक्सप्रेस में संतोष सिंह ने शुरू में 5-6 स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस की, उनकी दामिनी नाथ, संतोष सिंह, इन लोगों ने किया। सब कुछ वीडियो और टेक्स्ट एविडेंस में सामने है। वोटर्स का, उनके नाम, उनके फेस, उनकी कंप्लेन, जैसे उनके बाप दादा मर गए, बाप माँ मर गए, उनका भर दिया गया, या वो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनके पास कोई आया नहीं, फर्जी भर दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमने सिग्नेचर देखा नहीं, प्लीज दिखाओ तो कि कैसा हमारा फर्जी सिग्नेचर किया। ये सब कुछ आने के बाद टिल डेट, टिल नाउ, एक जगह भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी खामी, अपनी एम्बिग्विटी, अनियमितता, फर्जीवारों को कबूल नहीं किया। उल्टे सबको भ्रामक, तथहीन, मिसलीडिंग कर रहा है। तो मैं तो और FIR 3-4 दिन से ऐसे वीडियो जानबूझ के टैग कर रहा हूं कि प्लीज इसको मिसलीडिंग कहिए, प्लीज इसको तथहीन, भ्रामक कहिए। तो ये तो सरासर बेशर्मी है कि जो ब्लेटेंटली दिख रहा है, जो सबको दिख रहा है, उसको भी आप मानने, कबूल करने को तैयार नहीं। जी, पूरे एफिडेविट में इस बात का कई कब, जैसे मैंने कहा कि राहुल शास्त्री ने जो इनके आंकड़ों की पोल खोली, उसका कम से कम जिक्र है एफिडेविट में। कहा गया है अगर इसको मान भी लें तो ये होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये जो फर्जीवाड़े की रिपोर्ट आपने दिखाई है, जो इंडियन एक्सप्रेस में दिखी, और अब पिछले 3-4 दिन से कई और जगह पे भी आनी शुरू हो गई। BBC में बहुत अच्छी एक रिपोर्ट, भास्कर ने भी कुछ स्टोरी की, भास्कर ने रिपोर्ट किया। मैंने देखा प्रभात खबर के भी कुछ लोकल एडिशंस के अंदर ये खबरें छपी हैं। किसी चीज का कहीं जिक्र नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्रेजन इट आउट, कि कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो, सब कुछ चंगा सी। और अब देखना होगा इस पे कैसे विचार किया जाता है। लेकिन वाकई मुझे बहुत दुख हुआ कि एक संवैधानिक संस्था है, कह भी सकते थे कि हमारे से, चलिए हम कह रहे हैं 20-25%, वो कह सकते थे 2-2.5% में हमसे ये, और उसको करेक्ट करेंगे, और उसको करेक्ट कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, पर बिल्कुल शुद्ध, मतलब एक संवैधानिक संस्था कर रही है। अरे पार्टी करती है, कोई नेता करता है, लोग कहते हैं चलो ये तो ऐसा ही झूठा है, पर संवैधानिक संस्थाएं जब ये काम करना शुरू करते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देते हुए, ये एफिडेविट है, जिस एफिडेविट में झूठ बोलने पर जिस अफसर ने साइन किया है उसको सजा मिल सकती है, ये वो डॉक्यूमेंट है। अब वो भी बेचारा कोई होगा, कहीं कोई अंडर सेक्रेटरी होगा जिसने साइन किया होगा, उस बेचारे को भी क्या दोष दिया जाए। लेकिन ये स्थिति आ गई। तो ये जो चुनाव आयोग इस बात, किसी भी एक बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि कोई भी इस प्रक्रिया में गड़बड़ हुई। उनके हिसाब से सब कुछ जैसे प्लान किया गया था, स्मूथ तरीके से हुआ है, और बिहार में आदर्श तरीके से इसको SIR को लागू किया गया है। ये चुनाव आयोग का दावा है। अब इसकी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, वो एक अलग बात।